हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम चैप्टर 4 अर्थात भारत की विदेश नीति के बारे में हम बात करेंगे। इसी चैप्टर से रिलेटेड हमारा आज दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम भारत चीन युद्ध के क्या परिणाम निकले इस पर बात करेंगे। आपको पता होगा कि भारत और चीन के बीच में 1962 में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में भारत की हार हुई थी और चीन की जीत हुई थी। भारत की हार हुई थी और चीन की जीत हुई थी। इससे पहले भारत गुटनिरपेक्ष देशों का नेतृत्व भी कर रहा था और भारत की हार के बाद भारत के ऊपर बड़ी ही संदेह के दृष्टिकोण से लोगों ने देखना शुरू हो गया। हालांकि युद्ध में हार जरूर हुई, लेकिन जो उसका परिणाम निकला, अच्छे परिणाम हम देखते हैं, जिसमें भारत की छवि को धूमिल पहुंचाया गया। तो दोस्तों, आज हम चलिए बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 में आपको कि भारत के ऊपर क्या इसका असर पड़ा। पहला, भारत की छवि धूमिल हुई। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अभी तक जो भारत जो था वो पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के तीसरे नेतृत्व बन चुका था, यानी तीसरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा था, जिसमें अल्प विकसित देश और विकासशील देश शामिल थे। अब अचानक हिंदुस्तान की हार ने लोगों के दिमाग में एक सवाल पैदा कर दिया कि जो देश अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता है, वो तीसरी दुनिया की रक्षा कैसे कर सकता है, जिससे भारत की छवि को एक धक्का पहुंचा था। तो देखिए दोस्तों, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों में, घरेलू लेवल पर हो या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो, दोनों ही क्षेत्रों में भारत की छवि को धक्का लगा और यह स्पष्ट होने लगी कि भारत एक कमजोर देश है और अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। भारत में विरोधी दलों ने, जो भारत के विरोधी दल थे, जनता तथा कांग्रेस क्षेत्रों में भी सरकार के आलोचना होने लगी। इस समस्या के सोवियत संघ तटस्थ रहा और इस वक्त जब युद्ध होता है तो उस युद्ध में सोवियत संघ बिल्कुल तटस्थ रहता है। ना वह भारत का पक्ष लेता है, ना ही वह चीन का पक्ष लेता है, जबकि भारत का अच्छा मित्र था, चीन का भी अच्छा मित्र था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में रूस ने किसी का पक्ष सोवियत संघ ने नहीं लिया। इस समय सोवियत संघ तटस्थ बना रहा और उसने चीन को रोकने का प्रयास नहीं किया और ऐसे में भारत को ब्रिटेन और अमेरिका से सहायता की मांग करनी पड़ी। ऐसे में देखा जाए तो भारत की छवि को एक गहरा धक्का लगा था। तो पहला परिणाम तो ये हुआ कि भारत की छवि दुनिया के नजरों में क्या हुई, थोड़ा डाउन हुई। दूसरा, कांग्रेस पार्टी पर भी प्रभाव पड़ा। अभी तक जिस नेहरू के खिलाफ कोई आवाज तक नहीं उठाता था, वही आज नेहरू से इस्तीफे की मांग लोग करने लगे। यहाँ तक कि उस समय हमारे विदेश रक्षा मंत्री बीके कृष्ण मेनन से लोगों ने इस्तीफा की मांग की और उसने नैतिकता को ध्यान में रखते हुए इस्तीफा भी दे दिया उन्होंने। तो इस तरह से कांग्रेस के ऊपर भी इसका गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री नेहरू की छवि को धक्का लगा। कुछ दलों ने उनके त्याग पत्र की भी मांग की। भारत के रक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन को मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देना पड़ा। नेहरू सरकार के विरुद्ध पहली बार अविश्वास प्रस्ताव भी लाना पड़ा, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो सका। कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रभाव। अब देखिए, इस युद्ध का कम्युनिस्ट पार्टी पर भी प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों? तो कम्युनिस्ट पार्टी पर यह प्रभाव पड़ा कि कम्युनिस्ट पार्टी भी दो हिस्सों में टूट गई। इस घटना ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में आई दरार को और चौड़ा किया। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हो गई, यानी एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई बनी और एक मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम बन गई। तो इस तरह से क्या हुआ, तीन अभी तक आपने असर देखा। पहला असर क्या देखा आपने कि भारत की छवि धूमिल हुई। दूसरा, कांग्रेस पर प्रभाव पड़ा। तीसरा, कम्युनिस्ट पार्टी दो टुकड़ों में टूट गई। और चौथा, भारत की घरेलू नीति में बदलाव भी आया। इस युद्ध के बाद चीन आक्रमण के पहले भारत उत्तर पूर्व के राज्यों पर अधिक ध्यान नहीं देता था, परंतु चीन के भारत पर आक्रमण का एक प्रभाव यह पड़ा कि भारत सरकार ने उत्तर पूर्व के इलाकों को उत्तर और ध्यान देना शुरू कर दिया तथा इन राज्यों में सामाजिक आर्थिक विकास पर जोर दिया गया। आक्रमण के बाद भारत ने अपनी सीमा सुरक्षा हेतु सैन्य शक्ति को भी सशक्त बनाने की ओर ध्यान दिया जाने लगा। इस प्रकार देखा जाए दोस्तों, तो ये चौथा प्रभाव था, चौथा परिणाम था जो हमारे लिए अच्छा नहीं था। पांचवा, भारत और चीन के संबंध भी अच्छे नहीं रहे। चीन के साथ भारत के
राजनीतिक संबंध खराब हुए। भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया 1976 में आरंभ हो गई और 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय के विदेश मंत्री थे जनता पार्टी की सरकार में, 1977 में चीन की यात्रा की और धीरे धीरे यहां से संबंधों में सुधार होता है, लेकिन एक बार संबंध तो बिगड़ ही चुके थे। ठीक है, अगला क्या होता है, गुट निरपेक्षता की नीति भी धूमिल हो गई। इस आक्रमण के कारण यह सिद्ध हो गया कि गुट निरपेक्षता की नीति सुरक्षित नहीं है, इसलिए अधिकतर राष्ट्र अब इसमें कम दिलचस्पी लेने लगे। इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो भारत और चीन का परिणाम भारत के पक्ष में बिल्कुल ही बहुत बेहतर नहीं था। बहुत ही इसकी कहा जाए तो असर पड़ा भारत की राजनीति पर, भारत की विदेश नीति पर। भारत चीन युद्ध का परिणाम हमें देखने को मिलता है। यहां से क्वेश्चन दोस्तों आता है, आप इसे अच्छे से तैयार करिएगा, निश्चित तौर पे आपके लिए ये फायदा होगा। अब आता है दोस्तों भारत चीन संबंधों का नया दौर क्या था। तो 1976 में भारत सरकार भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। 79 में अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय भारत के विदेश मंत्री थे, किस पार्टी में, जनता पार्टी की सरकार में चीन की यात्रा की। 1981 में से सीमा विवाद को दूर करने के लिए लगातार वार्ताओं का दौर जारी रहा। 1998 में राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की, जिसके बाद सीमा विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने की पहल की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं व्यापारिक विस्तार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के लिए समझौते भी किए गए। 1999 से दिलचस्प द्विपक्षीय व्यापार 30% की दर से बढ़ा। इस समय दोनों देशों के बीच 18 अरब डॉलर से अधिक का कारोबार होता है। विश्व व्यापार संगठन जैसे अन्य आर्थिक संगठनों के मामलों में भी दोनों देशों की नीतियां एक ही जैसी है। 2003 में चीन और भारत के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए नाथुला दर्रा, जो सिक्किम में पड़ता है, कहां पड़ता है दोस्तों, सिक्किम में पड़ता है, इसको 44 वर्षों के बाद बंद था, जो खोल दिया गया, उसे व्यापार के लिए खोल दिया गया। यह एक ऐतिहासिक शुरुआत थी। प्रधानमंत्री मोदी 2018 में तक प्रधानमंत्री बनने के बाद 4 बार चीन की यात्रा दौड़ चुके हैं और अभी तो देखा जाए तो लगभग 6 बार चीन की यात्रा पर जा चुके हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो लड़ाई के बाद जो लगभग कई वर्षों तक, 15-16 वर्षों तक भारत और चीन के रिश्ते जो खराब थे, तो 1979 के बाद से धीरे धीरे उसको बेहतर किया गया और आज ये बेहतर परिस्थितियों में आज हमारा है। वो अलग बात है कि कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास भी है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के भारत और चीन के रिश्ते अच्छे चल रहे हैं। भारत और चीन के बीच विवाद की नवीन घटनाएं क्या है, तो 2 नवीन घटनाएं हैं। एक तो गलवान घाटी का मामला और दूसरा डोकलाम का विवाद है। 2017 में सिक्किम के साथ चीनी सीमा पर भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद है। दूसरा पहला ये डोकलाम विवाद हुआ। डोकलाम में चीन द्वारा सड़क बनाने का काम शुरू किया गया, पर भारतीय सेना ने उसे रोक दिया। भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है, उसके चलते भारत ने यह कदम उठाया था। 2000 पहला हो गया ये डोकलाम विवाद और दूसरा हमारा हो गया 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। अभी भी यह सीमा विवाद जारी है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार देखा जाए तो भारत और चीन के बीच में नवीन विवादों में से 2 विवाद डोकलाम और गलवान घाटी का विवाद है। भारत चीन के समकालीन संबंध, वर्तमान परिस्थितियों में भारत और चीन के संबंध कैसे हैं, तो कई मुद्दों में एक जैसे हैं और आज भी बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सन 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत का दौरा किया। इसमें मुख्य समझौता कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु वैकल्पिक सुगम सड़क मार्ग खोलना था। मई 2016 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी चीन यात्रा पर गए। यह यात्रा चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के आतंकवादी अजहर मसूद के पक्ष में वीटो करने तथा परमाणु आपूर्ति समूह NSG द्वारा यूरेनियम की भारत को आपूर्ति से पहले चीन द्वारा भारत को NPT पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करने जैसे जटिल मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और चीन के मध्य संबंधों को सकारात्मक रूप देने के लिए
भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों ही देश शांति और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा P2P यानी पीपुल टू पीपुल संबंधों पर स्ट्रेंथ की बात की जा रही है। स्ट्रेंथ का मतलब है कि हमारे कुछ मुद्दे हैं जिस पर दोनों ही मिल करके बात करने के लिए तैयार हैं। संकल्पना के आधार पर जोर दिया जा रहा है। एस मतलब आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। टी मतलब ट्रेडिशन, ट्रेड, टेक्नोलॉजी यानी रीतियां, व्यापार और तकनीक। आर मतलब रिलेशनशिप, संबंध। ई मतलब इंटरटेनमेंट, आर्ट, मूवी, मनोरंजन, कला, सिनेमा। एन मतलब नेचर कंजर्वेशन यानी प्रकृति का संरक्षण। जी मतलब गेम यानी खेल। टी मतलब टूरिज्म यानी पर्यटन और एच मतलब हेल्थ यानी हेयरिंग, स्वास्थ्य विधान। इन पर बात करने की कोशिश की जा रही है कि सभी लोग मिलकर के इन पर हम लोग बात करें। हाल ही में चीन द्वारा भारत की ओर से निरंतर की जाने वाली मांग को मानते हुए पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी गई, जिसे भारत चीन संबंधों के मध्य सुधार के रूप में देखा जा सकता है। मई 1918 में दोनों देश स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में अफगानिस्तान में अपने विकास कार्यक्रम के समन्वय के लिए सहमत हुए। 11 अक्टूबर 2019 को चीनी राष्ट्रपति शी चिंग ने भारत और चीन के बीच दूसरी अनौपचारिक बैठक के लिए भारत यात्रा पर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मुलाकात की और यहां से दोनों ही देशों के बीच रिश्ते बेहतर बनाने का प्रयास किया गया, जो आज बेहतर रास्ते पर चलने का मार्ग खोल रहा है। भारत और चीन के रिश्ते अगर अच्छे हो जाए तो निश्चित तौर पर दक्षिण एशिया में किसी अन्य देश की कोई आंख दिखा नहीं सकता है, लेकिन दोनों के रिश्तों में कहीं ना कहीं कमियां है, कहीं ना कहीं कड़वाहट रहती है और दोनों ही रिश्ते कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, हमने इसे संक्षिप्त में समझाने का प्रयास किया कि भारत और चीन के रिश्ते भी हमने पढ़ा है और ये हमारा विदेशी संबंध के रिश्ते में आता है। परिणाम क्या निकला, क्या विवाद का मुद्दा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।